किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सोया के बारे में। जी हाँ, सोया जो कि एक हर्ब है जिसका इस्तेमाल सब्जी, सलाद और दवाई बनाने में किया जाता है। इस मौसम में बाजार में आसानी से भी मिल जाती है। किसान कैसे करें इसकी खेती, आइए जानते हैं। सौंफ की तरह दिखने वाला एक पौधा सोया, इसकी खेती आजकल अच्छे खासे पैमाने पर की जाने लगी है। समय के साथ इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। हालांकि इसे होटल, रेस्टोरेंट या बड़े शहरों में ही देखा जा सकता है, लेकिन बदलती जीवन शैली ने किसानों के लिए मुनाफे के द्वार खोल दिए हैं। ऐसे में किसान चाहे तो गैर परंपरागत सब्जी उगाकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। शुरुआत में किसान सोया के साथ और भी सह फसली सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे ब्रोकली, लेट्यूस, लाल पत्ता गोभी उगा सकते हैं और एक समय में बेहतर लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती को समझें, उसके पहले एक नजर सोया की खूबियों पर डालते हैं। सोया यानी अनेथम ग्रेवियोलेंस। इस पौधे के पत्ती, टहनियों और बीज में तेज सुगंध होती है। बीज से निकलने वाले तेल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। देखने में इसके पत्ते सौंफ जैसे लगते हैं। इसके बीज से निकलने वाले वाष्पशील तेल का प्रयोग ग्राइप वाटर बनाने में होता है। सोया की 100 ग्राम पत्ती में 7 ग्राम पानी, 20 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम वसा, 44 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 12 ग्राम रेशा, 60 मिलीग्राम एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी खेती की। इसकी पैदावार अच्छी मिले, इसके लिए उस क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण होनी चाहिए, मतलब तापमान न ज्यादा न कम। इसे पहाड़ी क्षेत्रों में खरीफ ऋतु में, जबकि उत्तर भारत में शरद ऋतु में उगाया जाता है। सोया की खेती हल्की बलुई मिट्टी को छोड़कर हर तरह की जल निकासी वाली मिट्टी में की जा सकती है। इसकी बुवाई मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर में की जाती है। वहीं बीजों की मात्रा और दूरी पर बात की जाए, 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए, 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र के लिए। कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौध से पौध की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं इसकी फसल को 3 से 4 सिंचाई की जरूरत होती है। बेहतर देखभाल और खरपतवार प्रबंधन से फसल समय से बढ़वार ले सकती है और बुवाई के 30 से 40 दिन बाद फसल की पहली कटाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के किसान जगन्नाथ अपने खेतों में सोया की खेती ही कर रहे हैं। ये फिनेल जो है तो उसका बीज अगर हम बोते तो उसको एक 30 या 25 या 30 डेज लगता है उसको रिप्लांटेशन करने के लिए। मतलब बीज से लेके उसको हम खेती में बोते लगाते, तो उसमें जैसा ही हम खेती में उसका पौधा लगाएंगे तो उसको एक 60 या 65 डेज लग जाता है निकालने में। और थोड़ा सा अगर कुछ कीड़ा लग जाए, जो अपना ऑर्गेनिक है, जैसा नीम का प्रोडक्ट आता है मार्केट में, वो हम यूज करते हैं और बहुत ही कम हम केमिकल्स यूज करते हैं। और किसानों ने उसका यूज करना चाहिए, बहुत कम केमिकल यूज करना चाहिए और नीम बीम का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और डायरेक्ट मार्केटिंग का जो है उसको शुरुआत कर देनी चाहिए। और एक अलग तरीके से देखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मतलब किसान होने का मुझको गर्व है खुद को। किसान जगन्नाथ का मानना है कि अगर किसान समय के साथ आगे बढ़ें और बाजार की नब्ज को पहचान लें तो खेती में सफलता मिलना निश्चित है।
इस तरह किसान उसी खेत में प्रयोगधर्मी खेती अपनाकर बेहतर लाभ ले सकते हैं। सोया की खेती के साथ चाहें तो किसान अन्य फसलें भी उगा सकते हैं, जिससे एक समय में आय का दोहराव बना रहे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दूध उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, लेकिन दूध उत्पादन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ डेयरी व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए देसी नस्लों का सुधार करना भी आवश्यक है। अपने देश की देसी नस्लों से हम कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं और कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेयरी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता होता है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में दूध की मांग और उत्पादकता दोनों में इजाफा हो रहा है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2013-14 में जहां 307 ग्राम थी, वहीं 2019-20 में ये 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। साल 2014-15 में हमें काफी सकारात्मक बढ़त देखने को मिल रही है। एक अनुमान के हिसाब से करीब 16% की वृद्धि के साथ हम आगे बने हुए हैं, जिसकी खास वजह सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं देसी पशुओं में नस्ल सुधार शामिल है, जिससे पशु की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और उत्पादन भी होता है। आमतौर पर सामान्य तरीके से नस्ल सुधार में कई साल लग जाते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए तो जल्द परिणाम मिलते हैं। नस्ल सुधार पर क्या विशेषज्ञ की राय है, आइए जानते हैं। होता है हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो। नस्ल को संवर्धित करने के लिए आप जानते हैं कि नस्ल को तैयार करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक नस्ल जब तैयार होती है तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम नस्ल के दूध को लगातार बढ़ाते रहें। तो नस्ल का दूध बढ़ाने के लिए अच्छे सांडों से उनका मिलान करवाना और अच्छे सांडों का चयन करना। हम बात करते हैं सांडों के चयन के लिए, जैसे हमारा प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है कि हम क्योंकि जो हमारा सांड होता है वो तो दूध नहीं देता, दूध उसके बच्चे देते हैं, तो उसके जो फीमेल काफ किस तरह का परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं कि ये बुल कैसा है, इसकी आनुवंशिक क्षमता क्या है, इसकी दूध देने की क्षमता क्या है। क्योंकि बुल जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे नस्लों के संवर्धन में। तो नस्लों का संवर्धन करने के लिए बुल का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कृत्रिम गर्भाधान का इसलिए प्रयोग करें। कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल को आप संवर्धित कर सकते हैं, उसके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुल सीमेन स्टेशन पे उपलब्ध होते हैं वो अच्छी उत्पादकता वाले होते हैं। उनका जो है प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स होते हैं, पेडिग्री सेलेक्टेड बुल्स होते हैं। तो उन बुलों का ही सीमेन हम यूज़ करके अपने जो है नस्ल को संवर्धित कर सकते हैं, अपने नस्ल को विकसित कर सकते हैं। अच्छी नस्ल के पशु
हमारे पास हो, इसके लिए किसानों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अच्छी नस्ल का मतलब मेरा कहना है कि अच्छी नस्लें हमारे देश की कई सारी है, जैसे कि आपने देखा होगा साहिवाल पंजाब से है, गिर हमारे गुजरात से है, राठी हमारी राजस्थान से है, साथ ही साथ थारपारकर एक नस्ल है वो भी राजस्थान से है, रेड सिंधी भी नस्ल हमारे देश में है, उसके भी बहुत सारे पशु हैं हमारे देश में, वो रेड सिंधी के भी पशु हैं। तो अच्छी नस्लों का सीमन भी आप जो आपकी कम दूध उत्पादन करने वाली गाय है उनमें उपयोग कर सकते। अब पशु नस्ल सुधार पहले से काफी आसान। नस्ल सुधार से उत्पादन क्षमता में कर सकते हैं इजाफा। असली नस्ल के सांड से क्रॉस करवाना जरूरी। देसी सांडों से ही अच्छी उत्पादन देने वाली संतान लेना संभव। पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। नई तकनीकों पर अगर हम बात करें तो पशुओं में भी IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तकनीक कृत्रिम गर्भाधान से कैसे बेहतर है, आइए विशेषज्ञ से समझते हैं। कुछ नई तकनीक आ गई हैं आजकल, जैसे हम बात करते हैं IVF तकनीक जो मनुष्यों में उपयोग की जाती थी। IVF तकनीक के द्वारा भी आप अपना नस्ल का सुधार कर सकते हैं और एक ही जनरेशन में, यानी कि एक ब्यात में ही आप एक पुष्ट में ही आप अपनी नस्ल को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आप IVF तकनीक का उपयोग करेंगे। नहीं तो अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो आपकी नस्ल को बढ़ाने में मतलब 7 पुश्तें लग जाती हैं, तो 7 पुश्तों में जो आप चीज़ ठीक कर रहे हैं वो एक पुश्त में IVF तकनीक से ठीक कर सकते हैं। हमारे किसान भाई और भी फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि अब सेक्स सॉर्टेड सीमन अवेलेबल हो गया है हमारे देश में। पहले ये तकनीक केवल अमेरिका देश में ही उपलब्ध थी, अब हमारे देश में हमारी देसी नस्लों के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके केवल बछिया ही पैदा की जा सकती है। तो इससे आपके जो मेल पशु है, क्योंकि अब मेल की उपयोगिता ख़त्म होती जा रही है, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं ना आप, तो अब जब आप ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे तो आपको बैलों की तो ज़रूरत नहीं है खेतों में, तो बैलों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह भी करूँगा कि वे सेक्स सॉर्टेड सीमन की तरफ जाएँ और जिससे कि उन्हें बच्चियों का लाभ मिले, बच्चियाँ पैदा हो। इससे 90% सटीकता के साथ बच्चियाँ पैदा आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा सेक्स सॉर्टेड सीमन हमारे देश में उपलब्ध है। उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, आप गुजरात लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। सांगली महाराष्ट्र में ABS कंपनी भी सेक्स सॉर्टेड सीमन का उत्पादन कर रही है, वहाँ भी संपर्क किया जा सकता है। महसाना डेयरी से संपर्क किया जा सकता है। तो हमारे किसान भाई संपर्क करके सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी और काफ़ी अच्छा नस्लों का संवर्धन भी होगा। इस तकनीक में एक ऐसी ही पीढ़ी में सुधार संभव, इसके परिणाम जल्दी दिखाई देते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का भी कर सकते हैं चयन। इसमें फीमेल पशु की संभावना 90% होती है। इस तरह से देखा जाए तो आने वाले समय में देसी नस्लों से ही दूध उत्पादन में हम और अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, जिससे पशुपालकों की आय में भी इजाफा हो सकेगा। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें।
बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और देखेंगे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मनाकर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसमें कोई शक नहीं कि फसलों में होने वाला अंधाधुंध रसायन का प्रयोग न केवल पर्यावरण बल्कि मानव शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अब हमारे किसान भाई बहन धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कच्छ के एक ऐसे किसान से जो कि सालों से कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और इसके क्या क्या फायदे हैं जानते हैं उन्हीं के मुंह जुबानी। प्राकृतिक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जीरो बजट खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है। साथ ही लंबे समय तक मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी प्राथमिक जरूरत है पशुपालन, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से खाद और कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है, जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं। इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और गोबर से बनने वाली खाद भी। मुख्य बात ये है कि मुझे ध्यान में आया कि कृषि है, आज हम सब मान रहे हैं कि कृषि हम कर रहे हैं। वास्तव में मुझे ध्यान में आया कि कृषि है वो वास्तव में प्रकृति कर रही है। प्रकृति के कई जीवों के माध्यम से कृषि की पूरी प्रक्रिया होती है और अगर उसका हमने साथ लिया तो हमारा काम है वो आसान होता जाता है, हमारा कार्य है वो सफल होता है। मगर हमने जैसे भी प्रकृति के आयाम हर जीव को अलग अलग तरीके से समझा नहीं है और उसको अपनी कृषि में नहीं जोड़ा है तो हमारा काम धीरे धीरे जटिल हुआ है और जटिल होते हुए हमें बोझ भी बढ़ गया है और खर्च भी बढ़ा है और ज़मीन भी बिगड़ी है, पानी भी बिगड़ता है और एक समय ऐसा आता है कि हम धीरे धीरे खेती को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा न होना चाहिए। उसके लिए हमें एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है वो स्मृति में लाने की ज़रूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है। कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फॉस्फोरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे।
उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वहीं उसका पोषण की व्यवस्था है, वहीं धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वहीं किसान का जो उत्पादन है वो ठीक से हो, उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है, वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है, और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है वो ये प्रक्रिया में भागीदार है। ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया है। कृषि वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, जिससे खेती के लिए जरूरी प्राकृतिक चक्र में संतुलन बना रहे। के लिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल ना करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं। तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है। तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो न हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। ज़मीन को जैसे हमारी ज़मीनें आज मक्खन जैसी हो गई, हम ज़मीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल, कई जीव जीवात है ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और ज़मीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। ज़मीन है भौतिक तरीके से, ज़मीन है बायोलॉजिकल तरीके से, और ज़मीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से, मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना ज़रूरी है। और आज मेरी ज़मीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है, और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी, मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है। शुरुआत में हमें ज़्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूँ भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूँ तो बोल सकता हूँ कि गाय के गौशाला का 4 प्रोडक्ट होता है। एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है उसके अंदर भी हमने काफ़ी काम किया है। उसमें हमने प्रथम दूध जो है, तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं, हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है, कभी कभी ज़्यादा कम होता है उसके हिसाब से, तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं। और लोगों को गाय की गुणवत्ता, जो दूध का साइंस है, उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो प्राकृतिक खेती और उत्पाद मौजूदा समय की मांग है। प्राकृतिक कृषि करके एक ओर जहां किसान जीरो बजट की खेती के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, वहीं इससे मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान से बचा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप गाँव किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार। माटी का लाल